नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। पीएम मोदी का 2 दिनों में 4 राज्यों का दौरा, विकास परियोजनाओं की सौगात, जनसभाएं और रोड शो। तीनों सेनाओं के संयुक्त कमान गठन की आगे बढ़ी राह, किसी भी ऑपरेशन के लिए समन्वय होगा मजबूत। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखे दुनिया, जयशंकर ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, इटली का जताया आभार। मुस्लिम आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल गहलोत ने अपने फैसले पर पुनर्विचार से किया इनकार। देश के उत्तर और दक्षिण गोवा में ऐप आधारित टैक्सी एग्रीगेटर्स के लिए जारी हुआ नया नियम, टैक्सी यूनियन ने जताया विरोध, कहा हम नहीं मानेंगे। किसानों को मिलेगी अब फसलों की ज्यादा कीमत, धान समेत 14 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी, किसान क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज में मिलेगा लोन। योग दिवस पर आंध्र प्रदेश तोड़ेगा गुजरात का रिकॉर्ड, विशाखापट्टनम में पीएम मोदी के साथ होगा विशाल आयोजन। मस्क ने ट्रंप सरकार का साथ छोड़ा, एक्स पर लिखा राष्ट्रपति का धन्यवाद। भारतीय एथलीट्स ने कुल 8 पदक जीते, पदक तालिका में तीसरे स्थान पर, चीन पदक तालिका में सबसे आगे। दिल्ली वालों को गर्मी से मिलेगी राहत, बिहार राजस्थान में 2 दिन बारिश का अलर्ट, यूपी में गिरेगा तापमान, आईएमडी का अपडेट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर बंगाल, सिक्किम, बिहार व उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वह इन राज्यों में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी गुरुवार 29 मई को सिक्किम की राजधानी गंगटोक और बंगाल के अलीपुरद्वार के दौरे पर जा रही हैं। सिक्किम में वो राज्य के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे, जबकि अलीपुरद्वार में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सूचना कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री सरकारी समारोह के दौरान अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में 1010 करोड़ रुपए से अधिक की शहर गैस वितरण सीजीडी परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। सरकार ने तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय के साथ ऑपरेशन संचालन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अंतर सेवा संगठन, कमांड नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम 2023 के तहत तैयार किए गए नियमों को लागू कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच इस नियम को लागू करने की अधिसूचना 27 मई को जारी की गई थी। रक्षा मंत्रालय ने इसे तीनों सेनाओं को संयुक्त कमान के अधीन लाने की दिशा में महत्वपूर्ण करार देते हुए बुधवार को कहा कि इस कदम का उद्देश्य अंतर सेवा संगठनों की प्रभावी कमान, नियंत्रण और कुशल कार्यप्रणाली को मजबूत करना है। साथ ही इससे तीनों सेनाओं के बीच एकजुटता और ऑपरेशन के लिए समन्वय मजबूत होगा। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये अधिनियम आईएसओ के कमांडर इन चीफ और ऑफिसर इन कमांड को उनके अधीन सेवारत सेवा कर्मियों पर कमान और नियंत्रण रखने का अधिकार देता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी स्टील्थ लड़ाकू विमान के निर्माण को मंजूरी दी है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन इसके मॉडल एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के डिजाइन पर पहले से काम कर रहा है। वर्तमान में सिर्फ 3 देशों अमेरिका, रूस और चीन के पास 5वीं सीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने पहलगाम हमले के मद्देनजर आतंकी शिविरों और कई लॉन्च पैड को नष्ट करके ठोस और नपातुला जवाब दिया है। आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने के भारत के अधिकार को दुनिया भर के देशों ने भी मान्यता दी है। बुधवार को इटली के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित इतालवी दूतावास में आयोजित कार्यक्रम में अपने संबोधन में जयशंकर ने 22 अप्रैल को हुए नृशंस आतंकी हमले के बाद इटली द्वारा व्यक्त की गई एकजुटता को भी याद किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत इटली द्विपक्षीय संबंध निसंदेह उन्नति की ओर अग्रसर है। जयशंकर ने कहा, हम पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति इटली की एकजुटता और समर्थन के लिए आभारी हैं। भारत ने 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सटीक हमले में 9 आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिया था। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने कर्नाटक पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद संशोधन विधेयक 2025 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है। इस विधेयक में सरकारी अनुबंधों में मुस्लिम के लिए
4% आरक्षण देने का प्रावधान है। राज्यपाल ने 16 अप्रैल को इस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित किया था। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने गहलोत से विधेयक को मंजूरी देने के लिए एक नई कोशिश की, जिसे अस्वीकार कर लिया गया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद विधेयक 2025 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया था। इस विधेयक में सरकारी अनुबंधों में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण देने का प्रावधान था। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने गहलोत से विधेयक को मंजूरी देने के लिए एक नई कोशिश की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। उधर गोवा सरकार ने ऐप आधारित टैक्सी एग्रीगेटर्स को राज्य में अपनी सेवाएं देने में सक्षम बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे राज्य की टैक्सी यूनियनें परेशान हैं। सरकार ने हितधारकों से 30 जून तक दिशा निर्देशों पर अपनी टिप्पणियां भेजने को कहा है। मसौदा दिशा निर्देश 20 मई को अधिसूचित किए गए थे। उत्तर और दक्षिण गोवा टैक्सी ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील नाइक ने कहा कि सरकार के दिशा निर्देश बहुत ही कमजोर हैं और इससे ये डर पैदा होता है कि देश भर से लोग यहां आकर टैक्सियां चलाना शुरू कर देंगे। यूनियनों का कहना है कि मसौदा दिशा निर्देश टैक्सी क्षेत्र को कॉरपोरेट बनाने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि ये दिशा निर्देश हमें स्वीकार्य नहीं है और हमारी आजीविका में खतरा पैदा कर सकते हैं। नाइक ने कहा कि हम स्वनिर्मित लोग हैं जो अपना खुद का बिजनेस बनाकर आगे बढ़े हैं। हम ये सब छोड़कर किसी व्यक्ति या कंपनी के अधीन काम करने वाले नहीं हैं। खरीफ की खेती शुरू होने से पहले सरकार ने किसानों के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को वर्ष 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। सामान्य किस्म के धान के एमएसपी को 69 रुपए बढ़ाकर 2,369 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ए ग्रेड धान का एमएसपी 2,389 रुपए प्रति क्विंटल होगा। अन्य फसलों में मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली, सूरजमुखी, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, सोयाबीन, पीला तिल एवं राम तिल शामिल है। इन सभी फसलों का एमएसपी खेती में आने वाली लागत से कम 50% अधिक रखा गया है। सरकार के इस फैसले से किसानों का उत्साह बढ़ेगा और वे उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि दलहन तिलहन के एमएसपी में 9% तक की बढ़ोतरी की गई है। इस साल 21 जून को विश्व योग दिवस पर आंध्र प्रदेश एक ही स्थान पर 2,05,000 लोगों के योग के साथ नया रिकॉर्ड बनाएगा। इसके साथ गुजरात के सूरत में 2023 में बना 1,46,000 लोगों के एक साथ योग करने का रिकॉर्ड टूट जाएगा। विशाखापट्टनम में आयोजित योग दिवस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री वाई सत्या कुमार के अनुसार विशाखापट्टनम में 26.5 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर सामूहिक योग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और अन्य गणमान्य व्यक्ति हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही लगभग 5 करोड़ की जनसंख्या वाले आंध्र प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कुल 2 करोड़ लोगों को योग में हिस्सा लेने का लक्ष्य रखा गया है, जो किसी भी राज्य में एक दिन योग करने वालों का भी रिकॉर्ड रहेगा। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से अलग करने का ऐलान किया है। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ये जानकारी दी। पिछले दिनों एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल टैक्स बिल की खुलकर आलोचना की थी। इसके बाद ट्रंप और मस्क के बीच मतभेद की खबरें आने लगी थी। एलन मस्क ने एक्स पर लिखा कि मेरा विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में मेरा निर्धारित समय समाप्त हो रहा है और मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्यर्थ व्यय को कम करने के अवसर के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। DOGE मिशन समय के साथ और मजबूत होता जाएगा, क्योंकि वो पूरे सरकार में जीवन का एक तरीका बन जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान दोनों के बीच अच्छे संबंध बने और मस्क ने ट्रंप प्रशासन में एक वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर काम किया है। मस्क ने ट्रंप की उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए $25 करोड़ का भी योगदान दिया था। रिपब्लिक ऑफ कोरिया के गुमी में 60 से अधिक खिलाड़ी 27 से 31 मई तक प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों की नजरें 2 साल पहले बैंकॉक में आयोजित पिछले संस्करण से बेहतर प्रदर्शन करने पर होंगी।
बता दें कि 26वें संस्करण में 43 देशों के 2000 से अधिक एथलीट शामिल रहे हैं। भारतीय एथलीट 5 दिवसीय प्रतियोगिता में कुल 30 पदक स्पर्धाओं, पुरुषों के लिए 15, महिलाओं के लिए 14 और एक मिश्रित टीम में भाग ले रहे हैं। सरबिन सेबेस्टियन ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों की 20 किलोमीटर प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भूमि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला पदक जीता, जबकि रजत पदक धारक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में पहला पदक हासिल करते हुए भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता, जबकि रूपल चौधरी 400 मीटर में रजत पदक के साथ भूमि में पोडियम पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और अब बात करते हैं मौसम की। देश के कई राज्यों में मानसून की एंट्री हो गई है। कई राज्यों में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश भी हो रही है। आईएमडी के मुताबिक आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है। आने वाले दिनों में देश में मौसम कैसा रहने वाला है? दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हवा के साथ ही आंधी का अनुमान भी जताया गया है। वहीं हरियाणा और पंजाब में आज और कल मध्यम बारिश भी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में 30 और 31 मई को गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान भी जताया गया है। विश्व मौसम संगठन की अगर हम बात करें तो WMO ने वैश्विक तापमान को लेकर एक नई रिपोर्ट पेश की है, जिसके मुताबिक साल 2025 से लेकर 2029 के बीच पृथ्वी का औसतन तापमान जो है औद्योगिक युग से पहले यानी कि 1850 से 1900 बीच के मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने की 70% तक संभावना जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 सालों से कोई एक साल 2024 से भी ज्यादा गर्म रहेगा और इसकी 80% तक संभावना जताई गई है। 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। बता दें कि धरती के तापमान में लगातार वृद्धि होती नजर आ रही है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।